हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे एलसी ऑसिलेशन। तो एलसी ऑसिलेशन क्या है, इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद आप लास्ट में न्यूमेरिकल बनाने लायक हो सकते हैं। तो चलिए पहले एलसी ऑसिलेशन क्या करते थे होता है। तो एलसी ऑसिलेशन के अंदर जनरली एनर्जी का ऑसिलेशन होता है। एक बार एनर्जी मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा। जिस तरह से आप ऑसिलेशन देखे थे कि स्प्रिंग ब्लॉक में भी ऑसिलेशन होता है और स्ट्रिंग के अंदर भी ऑसिलेशन होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे एनर्जी का ऑसिलेशन होने वाला है, चार्ज का होगा और साथ साथ करंट का भी होगा। तो हम लोग पूरी जानकारी इसके बारे में आज देख लेंगे। तो पहले ऑसिलेशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी, ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जनरली आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्टोर होती है वो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इंडक्टर के अंदर होती है, फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जनरली हम लोग अगर बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये आप जानते हैं, कैपेसिटर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो फिर भी लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है वो होता है Q² बाय, अगर हम इसको चाहे तो कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, Q²/2C। ये कैपेसिटर के प्लेट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है उसको Q²/2C, क्योंकि प्लेट के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होता है। चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि आप बात करें कि इस तरह से अगर कोई प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, इसके ऊपर अगर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होगा, तो इस पर मान लीजिए +Q चार्ज होता है, इस पर -Q चार्ज, ये आप देख चुके हैं। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक होती है। इसके बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग UE कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी सीधा कहेंगे तो आप समझ जाइएगा। तो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहेंगे UE, तो इसको Q²/2C के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उसी तरह से अब हम लोग जो मैग्नेट के अंदर पढ़े थे इंडक्टर, तो आप इंडक्टर का क्वाल के बारे में जानते हैं कि इस तरह से इंडक्टर का क्वाल बनाते हैं और इनसे अगर कोई वेरिएबल करंट, अगर इससे करंट कोई फॉलो होती है जिसका इंडक्टेंस L होता है, तो इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होता है। तो इसका भी फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे। ये सब बात आप देख चुके हैं, क्योंकि इससे पहले अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो पता होगा। तो एनर्जी स्टोर इन, या इसी को तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर या एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं, और एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको UE से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी स्टोर होता है, तो उसका भी फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड तो जनरली हम लोग इसको UB से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला जानते हैं 1/2LI² होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इसका फॉर्मूला 1/2LI², और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर करती है उसको हम लोग Q²/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको UE लिखेंगे, इसके बाद आप इसको लिखेंगे UB। जनरली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग B का सिंबल देते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फोर्स को FB से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा उसको यूवी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होगा उसको यूबी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला देख चुके हैं, तो अब ये एनर्जी स्टोर कैसे होता है तो जनरली हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर को लेते हैं, ये हमारा कैपेसिटर हुआ, ये हमारा नहीं समझिए कि एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से हम एक बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं भी ये हो जाएगा हायर टर्मिनल और ये लोअर टर्मिनल है। तो कुछ देर के बाद, इमीडिएटली तो नहीं लेकिन कुछ देर के बाद, जनरली कुछ टाइम जब बीत जाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, जनरली इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज और इस तरफ माइनस क्यू चार्ज आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस बैटरी को हटा देंगे, क्योंकि बैटरी का काम ख़त्म हो गया है। बैटरी का काम था कि इसको चार्ज सप्लाई करना। बैटरी जो है सो चार्ज सप्लाई जनरली नहीं करता है, मतलब यहाँ से जो है सो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इस प्लेट से चार्ज को उठा करके, मतलब ये चार्ज को एक्सेलरेट कराता है। तो इस प्लेट से चार्ज निकल करके, मान लीजिए पॉजिटिव की टर्म में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से निकल करके इस पर एक्यूमुलेट हो चुका है। तो अब इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर देंगे इंडक्टर से। जनरली इंडक्टर से आप कनेक्ट करेंगे, तो अगर मान कर चलिए अगर इंडक्टर से न कर करके डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर देते तो ये तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन जनरली ऐसा कभी कीजिएगा मत, नहीं तो इसके अंदर जो होती है करंट बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में होगा, बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है, वो करंट मैक्सिमम हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए 100 एम्पियर या मेगा एम्पियर में चले जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का संभावना बन सकता है। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिए। तो जनरली अभी मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे एक स्विच लगा दिए। अभी स्विच ये ओपन है, अगर स्विच ओपन है तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, सर्किट इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा और इस पर माइनस चार्ज रहेगा। अगर कुछ देर के बाद अगर हम इस स्विच को क्लोज कर दिए, यानी कि बंद कर दिए, तो क्या होता, अगर इंडक्टर नहीं होता तो ये चार्ज तुरंत जाकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। लेकिन इंडक्टर का काम ही है कि कोई भी चेंज अगर हो तो अपोज करना चाहेगा। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि जो करंट फॉलो होना स्टार्ट हुआ है जनरली आई, और ये आई इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे ही इससे चार्ज जब तक रहेगा तब तक ये करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन ये इंडक्टर कहेगा कि नहीं रुको, चलना है लेकिन धीरे धीरे। तो इंडक्टर का काम है कि अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे करंट जो हो रहा है इंक्रीज़ कर रहा है। ये करंट के बारे में बात करेंगे तो ये करंट इंक्रीज़ करेगा, ये करंट इंक्रीज करेगा। अब ये इंडक्टर का काम है कोई भी चेंज को अपोज करना। यहाँ पे अगर करंट के बारे में कर रहे हैं बात, तो करंट इंक्रीज कर रहा है, साथ साथ अगर हम यहाँ पे देख लेंगे तो चार्ज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, चार्ज घटेगा। अभी इनिशियल स्टेट में तो करंट जीरो ही होगा। जनरली बात जब हम कर रहे हैं कि इंडक्टर के, अगर इसको मान लीजिए कि t = 0, 3 केस हम लोग ले लेते हैं। तो पहला मान लीजिए यहाँ पे एट ये t = 0, यहीं पे लिख देते हैं कि ये t = 0 का केस है। जैसे कि अभी जस्ट स्विच को क्लोज किया, तो स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे करंट का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अभी चार्ज जैसे है वैसे ही रहेगा, अभी रहने दीजिए। इसके बाद सेकेंड स्टेट में ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन में देखेंगे एनर्जी स्टोर कहाँ है, तो इंडक्टर के पास। जब तक करंट नहीं रहेगा तब तक इंडक्टर की एनर्जी, इंडक्टर के अंदर किसी तरह का एनर्जी नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो एनर्जी जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी 0 नहीं है, ये नॉट 0 है। और जब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी यहाँ पे 0 है। और इस एनर्जी को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, टोटल चार्ज कैपेसिटर के ऊपर है Q²/2C, और ये U ही हो जाएगा, और ये 0 है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं यहाँ से। अब कुछ टाइम जब बीत जाएगा, मान लीजिए कुछ टाइम जब बीत चुका है, तो कुछ टाइम अगर बीत जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज Q+Q से घट करके कुछ इस पर कम हो जाएगा। मान लीजिए कि इस पर इतना चार्ज बचा है और यहाँ से इंडक्टर लगा ही रहेगा। अब इस पे आ गया है, स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये +Q और ये -Q। तो इस केस में चार्ज डिक्रीज करेगा। इस केस में अगर बात करेंगे तो Q जो है वो डिक्रीज कर रहा है, या इसी को स्मॉल q दे देते हैं, स्मॉल q डिक्रीज कर रहा है। और करंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा। कुछ टाइम जब बीत चुका है, जब तक इसके ऊपर चार्ज रहेगा तब तक ये करंट इंक्रीज करता जाएगा। तो ये करंट इंक्रीज कर रहा है।
अब ये इंक्रीजिंग करंट का काम है, ये इसको डिक्रीज करना। इस प्लेट का कैपेसिटेंस मान लेते हैं C है, इसका कैपेसिटेंस अगर C मान लें तो इनका भी कैपेसिटेंस C हो जाएगा और इंडक्टेंस L से रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहाँ अगर इस केस में देखेंगे तो इस सर्किट्स के अंदर से कुछ करंट फॉलो हो रही है, तो इंडक्टर के अंदर भी कुछ एनर्जी स्टोर होगा जो मैग्नेटिक एनर्जी कहेंगे हम लोग, और कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस कंडीशन में अभी क्या चार्ज डिक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है। जैसे ये इंक्रीज करना चाहेगा, ये इसका काम है, उसको अपोज करेगा, तो ये जल्दी से इसको जीरो भी नहीं होने देगा, मतलब करंट को मैक्सिमम तक पहुंचने में उसको टाइम लगने देगा। अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, इस बात को भी डिस्कस करेंगे। तो इस केस में अगर हम देख रहे हैं हम लोग तो UE वो भी कुछ न कुछ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी कुछ एनर्जी है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी इस बार कुछ न कुछ एनर्जी आ चुका है। अगर इस एनर्जी को लिखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी है उसको Q²/2 से लिख सकते हैं। और अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक करंट जब फॉलो होगा तो ये इंडक्टर जो है सो एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। जनरली आप सोलेनॉइड के बारे में देख चुके हैं कि ये सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड के अंदर अगर करंट फॉलो होती है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जिसका फॉर्मूला B=μ0Ni पढ़ चुके हैं आप। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके अंदर करंट फॉलो होगा तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगा, जिसका फॉर्मूला अभी लिखे हैं ऊपर में 1/2LI²। इतना होगा क्लियर। अब देखते हैं कि जिस तरह से अब ये करंट जब मैक्सिमम होगा, जैसे कि चार्ज पूरे जीरो हो जाएगा तब करंट मैक्सिमम होगा। तो अगर इस तीसरा केस में देख रहे हैं कि करंट जब मैक्सिमम हो चुका है तो क्या आने वाला है, इस तीसरा कंडीशन इसके बाद ये है। ये इंडक्टर है। अब प्लेट के ऊपर में टोटल चार्ज जीरो हो चुका है, प्लेट न्यूट्रलाइज हो चुका है। उस कंडीशन में करंट मैक्सिमम को पहुंच जाएगा, करंट जो है उस समय मैक्सिमम हो जाएगा, करंट का वैल्यू होगा मैक्सिमम। चार्ज अभी जीरो हो चुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी होगी वो तो कुछ है नहीं, चार्ज की वजह से एनर्जी स्टोर होती है। तो यहाँ पे अगर हम एनर्जी लिखना चाहेंगे तो UE जो हो जाएगा वो ज़ीरो, और U भी इस कंडीशन में ज़ीरो नहीं रहेगा क्योंकि करंट अभी मैक्सिमम वैल्यू को है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो ये तो जीरो हो ही गया है, और इसका लिखना चाहेंगे तो 1/2L। इसको हम I max को I0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जनरली I max को I0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं I0 का स्क्वायर। तो जनरली हम लोग बात कर रहे हैं ये पूरा आइडियल कंडीशन के लिए। ये आइडियल कंडीशन जब इसके अंदर कोई भी एनर्जी रेसिस्टेंट के अक्रॉस डेसिपिटेट नहीं हो रही, ये आइडियल कंडीशन को लेंगे। तो इस सिचुएशन में जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी, वो कंजर्व रहेगा। जिस तरह से आप मैकेनिकल एनर्जी देख चुके होंगे क्लास 11th में कि पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों कंजर्व होता है। तो यहाँ पे हम लोग आइडियल कंडीशन को लेके चल रहे हैं कि जिस समय किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। तो ऐसा कंडीशन है, शुरुआत में देख लिए तो सारा एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और सेकेंड बीच का कंडीशन देखे हैं तो उस कंडीशन में है कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो Q²/2C और ये, तो इसको प्रूव भी कर देंगे, दोनों एनर्जी को जोड़ करके जो होगा वो मैक्सिमम एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और जब लास्ट केस देखें, तीसरा कंडीशन देखें, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जीरो है और सारा एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका है। अब ये करंट डिक्रीज करना चाहेगा, करंट जब डिक्रीज करना चाहेगा तो फिर इंडक्टर उसका अपोज करेगा, उसको डिक्रीज करने देगा नहीं, तो फिर भी इसके अंदर कुछ टाइम लग सकता है। तो इतना नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग इसका फील लेते हैं कि किस तरह से ऑसिलेशन होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको लिखिए। तो एनर्जी ऑसिलेशन का हम लोग देखते हैं किस तरह से हो रहा है। तो पहला कंडीशन हम लोग लिए थे कि कैपेसिटर, एक फुल्ली कैपेसिटर को चार्ज किए थे बैटरी से कनेक्ट कर करके। तो वो पहला कंडीशन यही हो जाएगा हमारा कि ये रहा कैपेसिटर, इसको अभी हम बैटरी से पूरा चार्ज कर चुके हैं। तो इसके ऊपर +Q चार्ज, इसके ऊपर -Q चार्ज। ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और इसके एक्रॉस इंडक्टर लगा दिए, ये इंडक्टर लगा दिए।
अभी मान लें कि इसके स्विच लगा देते हैं, यहाँ पे एक स्विच है, अभी ये स्विच ओपन है। अगर स्विच ओपन है तो सारा एनर्जी या चार्ज जो भी है वो कैपेसिटर के पास है। अब जैसे इस स्विच को क्लोज करेंगे, t=0 पे मान लीजिए इस स्विच को क्लोज कर चुके हैं। जैसे स्विच को क्लोज करेंगे इसके अंदर से करंट फॉलो होना चाहेगा, लेकिन इंडक्टर अपोज करेगा। तो इनिशियल कंडीशन में आप जानते हैं कि जब इंडक्टर कनेक्ट होता है तो उस समय सर्किट के अंदर t=0 पे करंट जो होती है वो 0 होता है। तो इस केस में अभी फर्स्ट कंडीशन में तो करंट 0 ही रहेगा, इसके अंदर कोई करंट फॉलो नहीं होगा। लेकिन अब इसके बाद करंट फॉलो स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड स्टेट बनाते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेट है, इसके बाद सेकेंड पे चलते हैं। तो सेकेंड में देखेंगे ये चार्ज डिक्रीज करेगा, क्योंकि करंट अब इसके अंदर से फॉलो होगा तो करंट बढ़ना चाहेगा, लेकिन ये करंट को ये अपोज करना चाहेगा, क्योंकि इसका काम ही है कि कोई भी चेंज अगर हो रहा है तो उसका अपोज करना। तो जैसे ही करंट इंक्रीज करना चाहेगा तो ये अपोज करेगा और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जनरली आप जानते हैं कि इंडक्टर भी एक ईएमएफ की तरह बिहेव करता है, जनरली इसका भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे चार्ज और एनर्जी किस तरह से हो रहा है। तो अभी करंट जो है इस कंडीशन में 0 है। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन में, कि सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे कैपेसिटर है और ये इंडक्टर। ये जब कुछ टाइम बीत चुका है तो इसके अंदर से करंट फॉलो होना चालू होगा। अब इस करंट का वैल्यू 0 नहीं होगा, कुछ तो कुछ वैल्यू होगा। अब ये करंट इंक्रीज करेगा, ये करंट जो है वो इंक्रीज करेगा। अब करंट इंक्रीज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज घटना चालू हो जाएगा। अब यहाँ कैपिटल क्यू चार्ज था, यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज दिए थे, इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ चार्ज घट चुका है। अब इसका कैपेसिटेंस C ही है, इसका इंडक्टेंस L है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ एनर्जी आ चुका होगा, या जैसे जनरली आप देखे थे कि एनर्जी इसमें जो है पहले कंडीशन से थोड़ा कम होगा। तो एनर्जी के बारे में बात करके पहले चार्ज को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि आप चार्ज देखेंगे तो चार्ज डिक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, चार्ज डिक्रीज कर रहा है। अब उसके बाद तीसरा केस में चलेंगे हम लोग। तो कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज 0 आ जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर है। तो अब इसके प्लेट के ऊपर चार्ज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाएगा। जनरली ये I0 रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू को, ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर्किट के अंदर अभी करंट मैक्सिमम है, तो ये करंट फ़ौरन 0 होना चाहेगा। आप चाहेगा कि चार्ज इसके ऊपर न्यूट्रलाइज हो चुका है, ये 0 0 आ चुका है, करंट 0 होना चाहेगा। लेकिन इंडक्टर का काम है अपोज करना। अब इसको 0 भी तुरंत तो नहीं होने देगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा। तब तक में इस प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग ले रहे हैं चौथा कंडीशन। मतलब ये पहला केस में देखें कि चार्ज कैपेसिटर के पास टोटल था, उसके बाद चार्ज घट करके कुछ सर्किट के अंदर करंट हो चुका है। अब जब करंट मैक्सिमम है तो चार्ज 0 है, करंट घट करके 0 होना चाहेगा, लेकिन ये इंडक्टर का काम ही है उसका अपोज करना, 0 भी नहीं होने देगा। तो यहाँ से देखेंगे चौथा कंडीशन। इस चौथा कंडीशन में अगर देखेंगे तो करंट घट करके I हो जाएगा और इसके ऊपर अब प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर अब इसके ऊपर देख लेंगे तो मान लीजिए कि इस पर प्लस चार्ज आ गया, इसे माइनस चार्ज हो गया है, ये प्लस Q और ये माइनस Q। अभी भी चार्ज है, भले ये चार्ज डिक्रीज कर रहा है। अभी इस बार चार्ज जो है वो डिक्रीज कर रहा है। इसको डिक्रीजिंग को हम लोग उल्टा एरो से घुमा कर ऐसे एरो दे देंगे तो आप समझ जाइए कि ये चार्ज करंट डिक्रीज कर रहा है। ये इंडक्टर, मान लीजिए इंडक्टेंस L है और कैपेसिटेंस C है, तो हर बार दिखाने की जरूरत है नहीं। तो चौथा कंडीशन में देख लिए कि अब ये कैपेसिटर अपोजिट प्लेट पे उसका चार्ज जो है सो, जैसे जनरली जिस प्लेट पे पहले नेगेटिव चार्ज था अब उस पर पॉजिटिव चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब जब करंट 0 होगा, अब इसका नेक्स्ट कंडीशन नीचे लिखते हैं। इसके ऊपर ये इंडक्टर, अब सर्किट के अंदर करंट 0 हो जाएगा। मान लीजिए सर्किट के अंदर क्या 0 करंट हो चुका है।
अब इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है। इस पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज। अब इंडक्टर का चलो आराम मिल चुका है, अब शांति लो। लेकिन फिर कैपेसिटर के नहीं, अब हम तुमको आराम नहीं करने देंगे। अब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, अब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है तो कैपेसिटर क्या है कि अब हमको डिस्चार्ज होना है, वो न्यूट्रलाइज होना चाहेगा। फिर यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट होना चालू होगा। तो इसके बाद का कंडीशन जो है हम इसके आगे बना दे रहे हैं। तो अब करंट जो अब फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में। अभी तो इस डायरेक्शन में भी करंट का जीरो डायरेक्शन तो दिखा नहीं सकते हैं, करंट तो जीरो है, तो किसी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। तो करंट अब सर्किट के अंदर जीरो हो चुका है। अब कैपेसिटर इस कंडीशन के अंदर फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो ये कैपेसिटर अगर फुल चार्ज हो चुका है तो यहाँ से फिर से न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज जैसे फॉलो होना चाहेगा यानी कि करंट फ्लो होगा, करंट मैक्सिमम, जैसे करंट फास्टली ग्रो करना चाहेगा, करंट जैसे ग्रो करना चाहेगा इंडक्टर फिर अपोज करेगा। फिर फास्टली तो होने नहीं देगा, होना है लेकिन स्लोली। तो फिर से यहाँ पे अगर बदला दें तो यहाँ जो है सर्किट कुछ इस तरह से होगा। तो इमीडिएटली तो चार्ज इस पर जीरो नहीं होगा। इस पर मान लीजिए कि अभी स्मॉल क्यू प्लस चार्ज बच चुका है, इस पर माइनस स्मॉल क्यू चार्ज बच चुका है, इस पर मान लीजिए कि माइनस प्लस से चार्ज हो गया। अब इस सर्किट के अंदर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो होगा और ये करंट इंक्रीज करना चाह रहा है, ये करंट इंक्रीज करना चाह रहा है। अब करंट इंक्रीज करेगा तो इंडक्टर फिर से अपोज करेगा, इसको इंक्रीज करने देगा नहीं। तो ये धीरे धीरे होकर के जैसे मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा तब तक में ये कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे इसके नेक्स्ट कंडीशन में जो होने वाला है वो कुछ ऐसे होगा। तो अब इसके ऊपर चार्ज ज़ीरो हो जाएगा लेकिन सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाएगा। अब जब करंट मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच चुका है तो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो चुका है। अब एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो चुका है तो अब ये चाहेगा एनर्जी को फिर से रिलीज़ करना चाहेगा, या करंट जो इसको मैक्सिमम होना चाहिए करंट को जीरो होना चाहेगा। तो अब करंट जैसे ही जीरो होना स्टार्ट हो जाएगा फिर से इंडक्टर अपोज करेगा, क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जीरो हो चुका है। तो कैपेसिटर कहा कि अब काम खत्म हो चुका है, आप शांति से बैठ जाए। लेकिन इंडक्टर फिर उसका आवाज़ उठेगी कि नहीं मेरे पास करंट मैक्सिमम है। तो करंट जैसे ही घटना चाहेगा उस समय में फिर इसको सपोर्ट करेगा। मतलब देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या, करंट जैसे ही बढ़ना चाह रहा था उस समय अपोज कर रहा है। जब करंट जीरो हो चुका है तो उस समय इंडक्टर कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय जो है सो यहाँ पे कैपेसिटर यहाँ पे इंडक्टर के पास जो है सो ये चार्ज मैक्सिमम, जैसे कि इंडक्टर के पास अभी करंट, ये सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम हो चुका है। तो करंट जब मैक्सिमम हो गया है तो उस समय करंट फिर से जीरो होना चाहिए क्योंकि कैपेसिटर अभी डिस्चार्ज हो चुका है। जैसे ही करंट मैक्सिमम को पहुँचेगा अब इसके ऊपर जीरो चार्ज हो चुका है। जैसे ही चार्ज जीरो हुआ है कैपेसिटर का काम खत्म, लेकिन करंट सर्किट के अंदर मैक्सिमम है, करंट जीरो होना चाहेगा। लेकिन इंडक्टर का अगर नहीं, जीरो होना है लेकिन धीरे धीरे, जैसे ही धीरे धीरे जीरो तक पहुंचेगा तब तक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे अगला कंडीशन में, तो देखिए चार्ज जब जीरो, करंट जब जीरो हुआ है तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज फिर से हो चुका है। अब इंडक्टर का काम खत्म है लेकिन कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ चुका है। तो अब कैपेसिटर डिस्चार्ज फिर से होना चाहेगा। तो अगले कंडीशन में दिखा दें कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होना चाहेगा तो करंट फिर ग्रो करेगा। करंट जैसे ग्रो करेगा इंडक्टर फिर से अपोज करेगा, इसको ग्रो होने नहीं देगा। अब फिर ये ग्रो होगा, जैसे ही करंट मैक्सिमम होगा उस समय कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर चार्ज जीरो है। अब जब चार्ज जीरो है करंट मैक्सिमम है तो करंट फिर घट करके जीरो होना चाहेगा लेकिन इंडक्टर फिर इसका अपोज करेगा। तो इस कंडीशन में अगर देख रहे हैं कि इंडक्टर जैसे ही अपोज करना चाहेगा तो ये करंट धीरे धीरे फिर से रुकेगा, तब तक में ही इसके ऊपर चार्ज बढ़ना आ जाएगा, चालू हो जाएगा। तो अब अगला कंडीशन जो है यहाँ पे फिर से देखेंगे तो कैपेसिटर के ऊपर इस पे अब प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, यानी कि प्लस और माइनस हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर अब भी सर्किट के अंदर करंट है। करंट यहाँ पे पता चल रहा है कि करंट अभी डिक्रीज कर रहा है, करंट जो है
डिक्रीज करा, जैसे ही करंट डिक्रीज होकर 0 पहुँचेगा, आप देखिए फर्स्ट स्टेज तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे 8 स्टेज है, क्योंकि जनरली अगर हम बात करेंगे तो इंडक्टर और कैपेसिटर की एनर्जी जो बराबर दिखेगा, इसके अंदर और इसके अंदर एनर्जी अगर हम बराबर देखेंगे तो टोटल देखिए, पहले क्या सारा एनर्जी कैपेसिटर के पास, उसके बाद अगर मान ले आधा कैपेसिटर आधा इंडक्टर के पास है, फिर सारा कैपेसिटर इंडक्टर के पास एनर्जी आ जाएगा, उसके बाद कैपेसिटर के पास कुछ नहीं बचेगा। फिर इस कंडीशन में देख लेंगे तो आधा कैपेसिटर के पास आधा इंडक्टर के पास, क्योंकि करंट भी सर्किट के अंदर है और चार्ज भी है, तो दोनों एनर्जी दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कैपेसिटर के पास भी चले गया है और कुछ इंडक्टर के पास। इस कंडीशन में देखेंगे तो सारा एनर्जी कैपेसिटर के पास है, इंडक्टर के पास अभी कुछ नहीं, क्योंकि करंट सर्किट के अंदर 0 है तो इंडक्टर के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं होगी। और फिर इस कंडीशन में देखेंगे तो आधा एनर्जी कैपेसिटर के पास है, ये बीच का कंडीशन मान लेंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अगर बीच का मान करके चलेंगे तो ये आधा एनर्जी इसके पास आधा एनर्जी इसके पास। इस कंडीशन में अगर देखेंगे तो सारा एनर्जी भी इंडक्टर के पास है, फिर इसमें देखेंगे तो आधा इंडक्टर के पास आधा कैपेसिटर के पास। तो 8 स्टेज में देखेंगे, अगर टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसको T/8 लगेगा, उसके बाद फिर T/8 को ऐड करेंगे तो T/4 लगेगा। मतलब करंट मैक्सिमम कैपेसिटर के अंदर करंट का अगर वैल्यू देख लेंगे कि कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज को 0 होने में T/4 टाइम लगेगा, क्योंकि 8 स्टेज है। अगर इक्वली हम लोग देखेंगे तो टोटल जो है सो T/8 सब में टाइम लगा है। तो ये हम लोग देख लिए कि यहाँ पे चार्ज का ऑसिलेशन, अभी देख रहे हैं चार्ज का ऑसिलेशन, करंट का ऑसिलेशन। तो जनरली इस सब सर्किट के अंदर जो फर्स्ट हो रही है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज ऑसिलेट करते हुए देख लिए, एनर्जी तो ऑसिलेट करेगा ही। तो पहले चार्ज जो ऑसिलेट किया, कैसे कैसे चार्ज हुआ है, तो चार्ज पहले Q0 से 0, फिर -Q, मतलब अपोजिट पे हुआ है। तो देखिए पहले ये, उसके बाद अगर देखेंगे तो बीच का कंडीशन हटा देते हैं, उसके बाद 0 हुआ, 0 होने के बाद इस पर देखेंगे तो माइनस तक पहुंचा है, माइनस के बाद अगर फिर देखेंगे तो इस कंडीशन में प्लस हो चुका है। तो बीच का कंडीशन देखिए, ये ऑसिलेट जो कर रहा है Q0 से लेकर के 0 और 0 से -Q0, उसके बाद फिर से अगर हम चलेंगे तो फिर 0, फिर यहाँ से Q0। तो चार्ज ऑसिलेट कुछ ऐसे कर रहा है। उसी तरह से करंट भी ऑसिलेट कर रहा है इसके अंदर, करंट का वैल्यू देख रहे हैं तो करंट पहले 0 है, उसके बाद कुछ है, फिर 0 है, उसके बाद अगर देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ है, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 0 है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में कुछ है, फिर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है। तो करंट भी ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो करंट भी ऑसिलेट कर रहा है, एनर्जी तो ऑसिलेट कर ही रहा है। अगर देखेंगे सिर्फ इसके अंदर कैपेसिटर या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी देखेंगे तो दोनों का मिलाकर के एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी हम मान रहे हैं कि जो आइडियल कंडीशन है, किसी भी तरह का इसमें एनर्जी लॉस नहीं जब हो रही है तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कैपेसिटर के अंदर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी ऑसिलेट करेगा और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी ऑसिलेट करेगा। तो उसका इक्वेशन भी हम लोग लाएंगे, तो ये साइनसॉइडल आने वाला है। तो एनर्जी भी ऑसिलेट कर रहा है, एनर्जी ऑसिलेट, चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है, करंट भी ऑसिलेट कर रहा है और एनर्जी भी ऑसिलेट कर रहा है। तो एलसी सर्किट के अंदर हम लोग यही वैसे देखें तो जनरली आप तो करंट के बारे में जान ही चुके हैं कि अगर यहाँ पे बात कर लेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में टोटल एनर्जी इसके अंदर अगर देखेंगे तो एनर्जी मैक्सिमम है और ई नोट को हम लोग मैक्सिमम मान लेंगे। जनरली ई नोट रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी इसको यू ई से कर देते हैं, ई नोट ही रहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग देख चुके थे। तो इस कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटर के पास जो है सो एनर्जी मैक्सिमम है, तो हम लोग यहाँ पे इसको यू ई एम कह सकते हैं, मैक्सिमम एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कुछ एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहाँ पे देखेंगे तो एनर्जी जो है सो वो 0 हो चुका है।
और एनर्जी का फॉर्मूला पता है Q²/2C होता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो मैग्नेटिक एनर्जी इस कंडीशन में देखेंगे मैग्नेटिक एनर्जी जिसको UB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये UB मैक्स हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एनर्जी इसके अंदर आ चुका है, इसको UB कह सकते हैं। और इस कंडीशन में देखेंगे तो सॉरी यहाँ पे तो मैक्सिमम नहीं बल्कि जीरो है, क्योंकि करंट सर्किट के अंदर अगर जीरो है तो इसके अंदर UB का वैल्यू तो जीरो ही रहेगा। सॉरी लिखने में मिस्टेक हो रहे थे। अब इस कंडीशन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, UB मैक्सिमम। फिर इसके बाद देखेंगे तो करंट जैसे मैक्सिमम है तो मैक्सिमम से फिर घटना चाहेगा, घट करके फिर ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी देख रहे हैं। तो एनर्जी का यहाँ पे देखें, अगर कैपेसिटर के बारे में देख रहे हैं तो कैपेसिटर के अंदर पहले मैक्सिमम, फिर घट करके कुछ हुआ, फिर जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद चार्ज आ चुका है तो कुछ एनर्जी आ जाएगा, फिर उसके बाद की एनर्जी मैक्सिमम, फिर यहाँ पे घटेगा, फिर घट करके ज़ीरो, फिर बढ़ेगा। तो यहाँ पे एनर्जी जो ऑसिलेट कर रही है वो जीरो नहीं हो रहा है, पहले पहुँच रही है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, जनरली हम लोग बात कर रहे हैं, तो एनर्जी जो है सो वो जीरो होगा कैपेसिटर के अंदर, पहले मैक्सिमम, फिर घटेगा, फिर जीरो, फिर बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा। तो जनरली एनर्जी का भी इस तरह से एक्सप्रेशन लाएंगे और करंट का भी लाएंगे और चार्ज का भी लाएंगे। तो पहले इस बात को देखिए, पहले यहाँ पे जब हम लोग चार्ज के बारे में देख चुके हैं कि चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पहले मैक्सिमम हुआ, उसके बाद फिर डिक्रीज किया, फिर जीरो हुआ, उसके बाद फिर से इंक्रीज कर रहा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में फुल्ली चार्ज हो चुका है। अब उसके बाद फिर करंट डिक्रीज होना चाह रहा है, फिर उसके बाद डिक्रीज होकर के जीरो हुआ है, फिर जीरो होकर के फिर से करंट बढ़ा उसी डायरेक्शन में। और फिर देख लेंगे तो ये टोटल 8 स्टेज में देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद घुमा करके फिर ओरिजिनल स्टेट में पहुंच चुका है। तो जैसे जहाँ से चले थे फिर वहीं पे एनर्जी पहुंच गया। ये टोटल 8 स्टेप लगा। तो ये 8 स्टेप में आपको पता चल रहा है कि एनर्जी का ऑसिलेशन साथ साथ चार्ज का भी ऑसिलेशन और करंट का भी ऑसिलेशन है। तो हम लोग आइडियल कंडीशन लेकर चल रहे हैं कि जब इसके अंदर किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हो रही है तो चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा, करंट भी कांस्टेंट रहेगा। सॉरी, करंट जनरली चार्ज और करंट तो ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन एनर्जी यहाँ पे क्या है, दोनों का मिला करके रखेंगे तो कांस्टेंट रहेगा। तो इस बात को आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग कंडीशन ले रहे थे कि जब किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हो रही है तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। अगर किसी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो टोटल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगा। तो लिख सकते हैं टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। तो अगर हम इसको UT कर दें, जनरली टोटल एनर्जी को दिखा सकते हैं, तो या तो सारा एनर्जी अगर देख रहे हैं तो या तो कैपेसिटर के अंदर होगा, अगर कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होगा तो उसको हम लोग Q²/2C कर सकते हैं, या सारा एनर्जी इंडक्टर के पास होगा तो जनरली हम लोग उस समय LI0² कर सकते हैं। तो जनरली I0 दिखा रहा है ये मैक्सिमम करंट को। तो या तो टोटल चार्ज कैपेसिटर के अंदर है, या तो टोटल एनर्जी कैपेसिटर के अंदर है, या तो टोटल एनर्जी इंडक्टर के अंदर है। तो या तो ये कंडीशन हो सकता है, या किसी बीच की कंडीशन ले लें, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे ले ले जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के पास एनर्जी है, तब भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा एट एनी इंस्टेंट। इसको हम लोग लास्ट में प्रूव भी कर देंगे। तो टोटल एनर्जी अगर हम एनी इंस्टेंट पे लिखना चाहेंगे तो इसको UE + UB भी लिख सकते हैं, जहाँ पे UE का वैल्यू आप जानते हैं कि किसी इंस्टेंट पर अगर चार्ज Q है इसको Q²/2C लिख सकते हैं। और इंडक्टर के अंदर एनर्जी अगर करंट मान लीजिए उस बीच में, जैसे कि सेकंड कंडीशन में लिए थे, तो ये LI² हो जाएगा। तो कुछ एनर्जी इंडक्टर के पास है और कुछ एनर्जी कैपेसिटर के पास है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रह सकता है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये बात तो आप जान लिए हैं। तो हम लोग आप देखने वाले हैं
एक्सप्रेशन चार्ज किस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, करंट किस तरह से, और उसके बाद एनर्जी किस तरह से। तो इस बात को नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं चार्ज का एक्सप्रेशन, ये ऑसिलेशन जो कर रही है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि अगर कोई कैपेसिटर है जिसको फुल्ली चार्ज हम लोग बैटरी लगा करके कर चुके हैं, और यहाँ पे इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, और मान लिए कि यहाँ पे एक स्विच लगा दिए हैं, अभी ये स्विच ओपन है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसके ऊपर प्लस चार्ज और इस प्लेट पे माइनस चार्ज, इसका इंडक्टेंस L है। इतना बात इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, ये फर्स्ट कंडीशन था। तो इसके कुछ देर बाद जैसे ही हम इस स्विच को ओपन करेंगे, सॉरी स्विच को क्लोज करेंगे, तो स्विच को जैसे क्लोज कर देंगे तो इनिशियल कंडीशन में तो चार्ज सेम टू सेम रहेगा, करंट तो कुछ फॉलो नहीं होगा, लेकिन उसके कुछ देर बाद इसके ऊपर चार्ज डिक्रीज कर करके वो क्यू आ जाएगा। मान लीजिए इसके ऊपर स्मॉल प्लस क्यू और इसके ऊपर माइनस क्यू आ जाएगा। यहाँ पे इंडक्टर है, इस सर्किट के अंदर करंट इंक्रीज करना चाहेगा, करंट इंक्रीज करना चाहेगा तो इंडक्टर इसको अपोज करेगा तो यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होती है इंडक्टर के अंदर। तो इंडक्टेंस को L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपेसिटेंस को C से। अब ये करंट इंक्रीज करना चाह रहा है तो इंक्रीजिंग करंट को ये अपोज करेगा, तो यहाँ से इसके एक्रॉस जो टर्मिनल आएगा उसका ईएमएफ अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। इसका हाईयर टर्मिनल इस तरफ होगा तभी तो इसको अपोज कर पाएगा। ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस है, पता चल रहा है ये प्लस है, दूसरा माइनस हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो चार्ज डिक्रीज कर रहा है, चार्ज घट रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है। तो ये सेकेंड कंडीशन है। इस कंडीशन में हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। किरचॉफ्स लॉ लगाने के बाद अगर देखेंगे तो पूरे, अगर इसका सेकेंड रूल देखे थे किरचॉफ्स का केवीएल रूल, तो जानते हैं कि क्लोज सर्किट के अंदर जो नेट पोटेंशियल का सम होता है वो 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो केवीएल के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो किसी सर्किट के अंदर होती है क्लोज लूप के लिए वो 0 होता है। तो यहाँ पे हम एक कोई डायरेक्शन में घूम सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम ऐसे ही घूम जाते हैं कुछ तरह से। अगर हम जब ऐसे घूमे हैं तो पहले मान कर चलते हैं इस तरह प्लेट पे। तो आप जानते हैं इससे पहले किरचॉफ्स लॉ जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि जब हाइयर से लोअर की तरफ बढ़ेंगे तो उस समय नेगेटिव लेते हैं। अगर मान करके चलिए, अगर हम पाथ ले रहे हैं, ये टर्मिनल हमारा हाइयर है, ये प्लस है, ये निगेटिव, अगर ऐसे चल रहे हैं तो डेल्टा V जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। उसी तरह से अगर हम इसके अपोजिट चलेंगे तो लोअर से हाइयर चल बढ़ते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस तो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो यहाँ हाइयर से लोअर की तरफ बढ़ रहे हैं तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो Q/C, जनरली आप पढ़ चुके हैं कि Q = C भी होता है। तो वहाँ से हम लोग V निकालना चाहेंगे, तो यहाँ से V = हो जाएगा माइनस में Q/C। माइनस इसलिए लगाएं कि हाइयर से लोअर की तरफ, हाइयर टर्मिनल से लोअर गए हैं, जैसे हाइयर से लोअर जाते हैं तो डेल्टा V नेगेटिव होता है। उसके बाद इस तरफ आ रहे हैं तो ये इंडक्टर के क्रॉस देख रहे हैं तो ये लोअर से हाइयर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्लस di/dt। उसके बाद घूम कर देखेंगे तो फिर वही आ चुका है, तो इसको हम लोग 0 इक्वेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग को जब चार्ज के बारे में लिखना तो करंट को हटा करके हम लोग चार्ज लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ रफ वर्क करते हैं, जनरली यहीं पे कर देते हैं। तो I = जब लिखना चाहेंगे तो I = आप जानते हैं कि dq/dt होता है, ये जानते हैं। लेकिन करंट इस सिचुएशन में डिक्रीज कर रहा है। अगर करंट डिक्रीज कर रही है, करंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो एक माइनस साइन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डिक्रीज कर रहा है और करंट इंक्रीज कर रहा है। तो करंट का वैल्यू पॉजिटिव होगा और चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो कुछ घट रहा है, तो घटता हुआ टर्म तो ये तो डेल्टा Q नेगेटिव होगा। अभी जो ये टर्म है वो कुछ नेगेटिव वैल्यू होगा, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग एक
माइनस साइन देंगे। उसके बाद हमको निकालना है डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से अगर हम डी आई बाई डी टी लिखना चाहेंगे तो माइनस साइन बाहर ही रहेगा, इसको डी टी क्यू बाय डी टी स्क्वायर हो जाएगा, इसे डबल डेरिवेटिव हो जाएगा चार्ज का। तो इसको हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं। आप डी आई बाई डी टी की जगह पे पुट कर देंगे माइनस डी टू क्यू बाय डी टी। तो देखिए, तो ये तो सेम ऐसे रह जाएगा, ये माइनस क्यू बाय सी। चलिए ये ब्लू कलर ही रहने देते हैं, माइनस क्यू बाय सी। ये देखिए एल तो कांस्टेंट है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन इसकी जगह पे लिखेंगे हम लोग माइनस में डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर। तो ये माइनस साइन सामने आ जाएगा, एल सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ चार्ज डिवाइड बाय टी, मतलब इसको कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग चार्ज को मतलब ये माइनस साइन को डिवाइड कर देते हैं और इसको सामने लिख देते हैं, इसको एल से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये डी क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल से भी डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा एल सी। एल से डिवाइड दोनों तरफ कर देंगे तो यहाँ तो एल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्यू बाय एल सी आ जाएगा। तो एल सी को पहले लिख चुके हैं और इसको क्यू इस तरह लिख देते हैं और 0 यहाँ पे। अभी इतना एक्सप्रेशन आ चुका है, लेकिन ये एक्सप्रेशन आपको इस तरह का कुछ एसएचएम में पढ़ चुके होंगे। अगर एसएचएम 11th में पढ़े हैं तो देख चुके हैं कि एसएचएम के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एसएचएम के अंदर डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस इसको पढ़ेंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम होता है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यहाँ पे एसएचएम किसकी वजह से हो रहा है? तो पोजीशन की वजह से होती है। इसमें जो वेरिएबल है एक्स है, तो इसका सॉल्यूशन जो होती है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो आप जानते हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे फाइव इनिशियल फेज होता है, देखिए सबके बारे में जानते हैं। तो ये ए की जो होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और ये यहाँ पे ओमेगा टी तो जानते हैं ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, तो जनरली ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ से ओमेगा टी हो जाएगा और इसको कहते हैं इनिशियल फेज। तो ये इनिशियल फेज के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे है ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है तो वहाँ पे देखेंगे तो x इक्वल टू जिस तरह से लिखे हैं इसका ए नौ या ए लिखे तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है साइन ओमेगा टी। तो अगर ओमेगा स्क्वायर को अगर कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एल सी है। अगर देखेंगे यहाँ से तो ओमेगा का वैल्यू, इसको अगर हम चाहें इस तरह से लिखना चाहें, देखिए इसका अगर हम इससे कंपेरिजन करेंगे तो सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह पे 1 बाय एल सी है। अगर जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम सिर्फ चार्ज के बारे में इससे रिप्लेस कर देंगे तो अगर इसका हम सॉल्यूशन लिखना चाहेंगे तो सेम ओमेगा के टर्म में लिख देते हैं, लेकिन ओमेगा वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्यू नोट जहाँ रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम चार्ज को, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं। देखिए ये सॉल्यूशन आ चुका है इसका। जिस तरह से एसएचएम के अंदर सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं उसी तरह से इसका Q इक्वल टू क्यू नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पे ओमेगा के जगह पे लिख सकते हैं 1 बाय अंडर रूट एल सी। देखिए ये रेजोनेंस कंडीशन वाला जो आया था ओमेगा इक्वल टू 1 बाय एल सी, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये इत्तेफाकन ऐसा आ गया,
इसका रेजोनेंस से कुछ लेना देना नहीं है कि यहाँ पे आप लोग दिमाग में आ गया कि रेजोनेंस कंडीशन है ओमेगा इक्वल टू 1/LC, ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, तो इस तरह का कोई कंडीशन नहीं, ये एक इत्तेफाक समझिए कि इत्तेफाक की वजह से ऐसा आ चुका है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्यू नोट को देख सकते हैं। क्यू नोट जो है ये क्यू है चार्ज एट एनी टाइम टी, ये चार्ज एट एनी टाइम टी, और क्यू नोट देखेंगे तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज। और ओमेगा के बारे में देख चुके हैं, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया है हमको 1/√LC, और फाई देखेंगे तो ये इसको इनिशियल फेज कह सकते हैं, यहाँ पे इनिशियल फेज आ जाएगा, इनिशियल फेज कह सकते हैं, ये इनिशियल फेज आ चुका है। तो इसको थोड़ा हम ये फाई का वैल्यू निकालना चाहते हैं और क्यू को जनरलाइज करेंगे, तो इनको नोट कर सकते हैं, इन दोनों को नोट कर लीजिए, इसको मतलब यहाँ से पूरे नोट कर सकते हैं, हम इन दोनों को मिटा देंगे फ़िलहाल, तो तब तक नोट करना है तो नोट कीजिए, कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस याद रखना है कि ओमेगा इक्वल टू √LC है ये वैल्यू, ये पूरा एक्सप्रेशन जब भी ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा की जगह पे दिमाग में हमेशा आना चाहिए 1/√LC। तो इसके बाद हम यहाँ से कंडीशन लेने वाले हैं कि t इक्वल टू 0 पे, देखें t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 तो ये था जब स्विच को क्लोज किए थे, जैसे t इक्वल टू 0 पे, तो इस समय चार्ज मैक्सिमम है, चार्ज मैक्सिमम है, करंट 0 हो तो उसमें करंट की तो बात करने रहे, चार्ज मैक्सिमम है, तो t इक्वल टू 0 पे बात करेंगे तो q जो है तो वो क्यू नोट, सॉरी कैपिटल Q है, और यही कैपिटल Q नोट के बराबर होगा, तो जनरली हम इसको कैपिटल Q के बारे में बराबर कर सकते हैं। तो ये इनिशियल कंडीशन में Q इक्वल टू Q, या इसी को Q नोट भी कह सकते हैं। चलिए इसको Q नोट ही कर देते हैं, ये Q नोट इक्वल टू Q आ जाएगा, तो ये Q नोट इक्वल टू Q नोट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी तो टी का वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, ये 0, और यहाँ से फाई, ये +5 होगा, तो क्यू नोट डिवाइड होकर करके देखिए साइन फाई का वैल्यू जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो साइन फाई, तो साइन 90 इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ से फाई का वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो सीधा हम लोग 90 लिख सकते हैं, साइन फाई इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है कि फाई का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो अब इस इक्वेशन में अगर हम पुट करना चाहेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ से Q इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी +90, ठीक है, साइन थीटा +90 या साइन 90 + थीटा जो होती है वो कोस थीटा होता है, तो इसको अगर हम लोग चाहें तो Q इक्वल टू Q नॉट, चलिए इसको थोड़ा यहीं पे कर देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं अच्छी तरह से, तो जो हमें चार्ज का एक्सप्रेशन आ चुका है वो Q इक्वल टू Q नॉट, ये साइन थीटा +90, ये ओमेगा टी को थीटा मान लेते हैं, ये 90 है तो या 90 + थीटा कर सकते हैं, साइन 90 + थीटा जो होती है वो कोस थीटा होता है, तो यहाँ से चार्ज का एक्सप्रेशन जो आ चुका है वो कोस थीटा की जगह पे यहाँ पे ओमेगा टी है, तो चार्ज जो वेरी कर रहा है वो Q इक्वल टू Q नॉट कोस ओमेगा टी। उसके बाद हम लोग करंट को भी देख लेंगे, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग करंट पे आते हैं। तो करंट का जो एक्सप्रेशन है जो ऑसिलेट कर रहे हैं जिस तरह से, उसका जो एक्सप्रेशन है Q इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी, ये करंट को ऑसिलेट करने का फंक्शन आ चुका है, ये कॉस के टर्म में है, तो जनरली साइनसॉइडल भी कर सकते हैं, ये कॉस और साइन के ग्राफ लगभग सेम ही होता है, बस फेज का डिफरेंस होता है। तो यहाँ से अगर हम करंट लिखना चाहेंगे
तो करंट इक्वल टू आप देखे थे कि करंट को जनरली हम लोग डी क्यू बाय डी टी लिखे थे। अगर करंट इंक्रीज कर रही है तो उस समय चार्ज डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं, ये माइनस साइन लगा देते हैं। तो यहाँ से अगर हम करंट लिखना चाहेंगे तो आई इक्वल टू, ये इसको पुट करेंगे क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। तो क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन तो लगाना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ से माइनस क्यू नॉट, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन ओमेगा एक कांस्टेंट है, तो यहाँ से ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई इक्वल टू ये आ जाएगा क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और जनरली हम लोग क्यू नॉट ओमेगा को ये मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कुछ देर में आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। तो देखिए यहाँ से आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो करंट का एक्सप्रेशन है वहाँ यहाँ से आ चुका है, वो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं क्यू ओमेगा, क्यू नॉट ओमेगा इक्वल टू आई नॉट। ये क्यू नॉट और आई नॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यू नॉट आई नॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीक वैल्यू को, ये दोनों जो रिप्रेजेंट कर रही है पीक वैल्यू को, देख रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख सकते हैं, तो देखिए एट एनी टाइम पे, किसी भी टाइम पे लिख रहे हैं टाइम के साथ, तो जो एनर्जी हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो स्टोर होगी क्यू स्क्वायर बाय टू सी। तो इस तरह से हम अगर फंक्शन लिखना चाहेंगे क्यू स्क्वायर को, तो क्यू का फंक्शन किस तरह से, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टू है। तो यहाँ से आ जाएगा यू ई इक्वल टू, जनरली हम लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं यू ई इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी, या इसी को कैपिटल क्यू कह सकते हैं आप। क्यू नॉट जो है वो कैपिटल क्यू के बराबर है क्यू स्क्वायर बाय टू सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये देख लिए कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वेरिएट कर रहे हैं वो कॉस स्क्वायर के फंक्शन में हो रहा है। उसी तरह से मैग्नेटिक एनर्जी को देख लेंगे, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला था 1/2 LI²। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इसको हम लिखना चाहेंगे तो यू बी इक्वल टू आ जाएगा, देखिए यू बी इक्वल टू 1/2 L, और आई के जगह पे देखिए क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर, देख रहे हैं आई नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी चाहे तो याद कर सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इक्वेट करना चाहते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से यू बी को कुछ ऐसे, अगर यू बी को लिखना चाहेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ा करके, तो 1/2 L, और आई नोट के जगह क्या लिखे, क्यू नोट इंटू ओमेगा, क्यू नोट इंटू ओमेगा लिखे हैं। तो इसको हम क्यू नोट या इसको कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू नोट जो कैपिटल क्यू के बराबर है, और यहाँ से ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये ओमेगा का वैल्यू आप जान चुके हैं कि ओमेगा इक्वल टू जो लिखे थे वो 1/√LC, सॉरी स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर होगा और आई स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ से आई नॉट का स्क्वायर है, तो आई नॉट स्क्वायर है, तो आई नॉट की जगह पे क्यू नॉट यानी कि कैपिटल क्यू इंटू ओमेगा लिखे हैं, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से 1/LC आ जाएगा,
1/2 इंटू क्यू स्क्वायर, आइए ओमेगा स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं एल सी, साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। देखिए ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो यू बी का जो एक नया फॉर्मूला आ चुका है वो सेम देख सकते हैं, यू बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और यहाँ से हम प्रूव भी कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो सकता है। तो यू टी अगर लिखना चाहेंगे तो यू ई प्लस यू बी, और यू ई आप जानते हैं, यहाँ से देखिए क्यू स्क्वायर बाय 2c इंटू कोस स्क्वायर ओमेगा टी, अब प्लस यू बी का वैल्यू यहाँ ऊपर से लिखिए क्यू स्क्वायर बाय 2c इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बाय 2c अगर कॉमन है तो इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2c इंटू कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से u टोटल जो आ चुका है वो है क्यू स्क्वायर बाय 2c। अगर इसको आप चाहें तो 1/2 आई एल आई नॉट भी लिख सकते हैं, आई नॉट का स्क्वायर, क्योंकि q के जगह पे आप फिर से लिख सकते हैं आई, q के जगह पे जैसे कि यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो q इक्वल टू आई नॉट बाय ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1/ओमेगा स्क्वायर, तो ऊपर एल सी आ जाएगा, तो उससे आप कर सकते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे एक्सपेंड किए हैं। तो q जगह पे लिखिए आई नॉट बाय ओमेगा स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर 2c स्क्वायर और ये ओमेगा सी स्क्वायर, तो ओमेगा सी के रिवर्स में आ जाएगा अंडर रूट एल सी है, तो एल सी ऊपर आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2c इंटू एल सी। तो ये सी कैंसिल हो चुका है, तो देख लीजिए कि ये आई नॉट की जगह पे आ चुका है, आई नॉट स्क्वायर बाय 2c की जगह पे, ये इनके जगह पे ये, इसको चाहे बढ़ा करके तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 तो रहेगा ये यहाँ से एल आई नॉट स्क्वायर ये। तो किसी भी तरह से देख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी इस तरह से एसएचएम में भी देखेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों देखेंगे तो दोनों का सम किसी भी इंस्टेंट पे हो, चाहे अगर कोई एक मैक्सिमम है तो दूसरा जीरो हो जाएगा, दूसरा मैक्सिमम है तो पहला जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सबका एक एक कर करके जो है हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो पहला चार्ज का तो एक्सप्रेशन यही था, उसके बाद ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, तो इसको पॉज करके आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग ग्राफ पे आते हैं। तो करंट का एक्सप्रेशन जो आया था वो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट का एक्सप्रेशन है। उसी तरह से एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड यू ई इक्वल टू आया था फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाय 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको सॉरी ये इसका कोस के टर्म में था, तो जनरली ये कोस स्क्वायर ओमेगा टी के टर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कोस के फंक्शन का होता है, क्योंकि यहीं से लिखते हैं हम लोग क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो क्यू की जगह पे क्यू नोट का वैल्यू कैपिटल क्यू के बराबर लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग देखे थे कि जो एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड में तो क्यू स्क्वायर बाय 2c ही था, क्यू स्क्वायर बाय 2c और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस तरह से कुछ। अगर एक एक करके हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं आराम से। तो पहले हम लोग चार्ज वर्सेस टाइम का करते हैं। तो यहाँ पे टाइम ले लेते हैं। तो अगर चार्ज का देखेंगे तो कोस ओमेगा टी है, तो कोस का ग्राफ अगर जनरली देखना चाहेंगे तो कोस का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, यहीं तक रहने देते हैं।
अगर यहाँ पे देख लेंगे तो टाइम पीरियड जो होने वाला है वो T/4 होगा। इस जगह पे देखेंगे तो T/2 और इस जगह पे देखेंगे तो 3/4T, सॉरी 3/4T आ जाएगा और इस जगह पे टाइम के पीरियड के टर्म में लिख रहे हैं। तो देखिए अगर आप यहीं से हम लोग देखना चाहेंगे तो ये जो ग्राफ है वो है चार्ज का, सॉरी करंट का। तो ये है Q0 cos ωt। इसी तरह से हम करंट को जब देखना चाहेंगे तो करंट को देख सकते हैं कि करंट I = I0 तो sin ωt। तो जब जीरो रहेगा तो करंट उस समय जीरो है और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे, इसको ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो देखिए करंट का कुछ ऐसे आ रहा है, ये साइन का ग्राफ होता है। तो करंट का और साइन, सॉरी चार्ज को ऑसिलेट करने का और करंट को ऑसिलेट करने का जो रेट है वो T/4 का, सॉरी T/4 है। तो इसको हम लोग एंगल टर्म लिखेंगे तो इसको 90 लिख सकते हैं, इसको 180 लिख सकते हैं और थोड़ा यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 270 आ जाएगा और यहाँ से 360। तो ये π/2 का फेज डिफरेंस है दोनों में। तो देख रहे हैं कि जब करंट मैक्सिमम हो रहा है उस समय चार्ज, अगर देखिए चार्ज मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम, और करंट मिनिमम है मतलब करंट जीरो है तो चार्ज, सॉरी ये चार्ज का, ये जो दिखा रहा है ये चार्ज का और ये करंट का है। तो इसको I0 sin ωt कर सकते हैं। करंट का ये ब्लू कलर से दिखा रहे हैं और चार्ज का ब्लैक कलर से। तो आप देख सकते हैं कि अगर जहाँ पे करंट जीरो है वहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है और जहाँ पे चार्ज मैक्सिमम वहाँ पे करंट जीरो है। तो ये इस समय देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री पे देख रहे हैं तो उस समय T/4 पे, तो T/4 पे करंट मैक्सिमम है लेकिन चार्ज जीरो है। तो ये सेकेंड स्टेज था। तो फर्स्ट स्टेज में इनिशियल कंडीशन में देखे थे तो उस कंडीशन में होती है चार्ज मैक्सिमम और करंट जीरो होता है। ये तो हो गया करंट वर्सेस टाइम या चार्ज वर्सेस टाइम का हो गया। उसी तरह से हम लोग एनर्जी का देखना चाहेंगे। तो पहले कोस स्क्वायर का ग्राफ जो अगर हम बताएं तो कोस स्क्वायर का ग्राफ जो होती है या साइन स्क्वायर का, कोस स्क्वायर थीटा ग्राफ अगर थीटा के फंक्शन में रखेंगे तो वो कुछ ऐसे होता है। तो कोस का वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो कोस जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो 1 से अगर स्टार्ट होगा तो कुछ ऐसे, क्योंकि ये ग्राफ नीचे नहीं जाता है, ये बिल्कुल ऐसे ही रहता है, ये ऊपर ही होता है। तो ये कॉस का और साइन का देखेंगे तो साइन जीरो से स्टार्ट होगा। अगर साइन स्क्वायर का अगर ग्राफ देखना चाहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का, तो सेम ऐसा ही रहता है लेकिन वो जीरो से स्टार्ट होता है कुछ ऐसे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्क्वायर टर्म है वो कभी जीरो होता नहीं है, सॉरी नेगेटिव होता नहीं, वो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो इसी तरह से तो अगर हम एनर्जी का अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहेगा। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसको थोड़ा सीधा कर दें। देखिए तो यहाँ से हम लोग UE का ग्राफ दिखा देते हैं। UE को ब्लू कलर से दिखाएंगे। तो UE को अगर देखेंगे तो मान लिया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पे Q²/2c, ये Q²/2c यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे है। तो फिर यहाँ से अगर टाइम पीरियड मान ले T/4 है, T/2 है और 3T/4 है और यहाँ पे अगर मान ले हम 2T है। यानी देखिए इसको T/4, इसको T/2 और ये 3/4T हो जाएगा और यहाँ से कंप्लीट टाइम पीरियड T हो जाएगा। अगर एंगल के टर्म में अगर हम इसको रखेंगे तो ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360 हो जाएगा। तो चलिए इसको दिखा देते हैं। ये कुछ ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ से मैक्सिमम, फिर यहाँ पे जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये ग्राफ है UE का। अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे दिखा दें, सबका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो सेम ही होगा। अब UB का ग्राफ दिखा देंगे तो UB का ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा।
और ये कुछ ऐसे होकर के मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये ग्राफ है यूबी का, पानी का मतलब मैग्नेटिक एनर्जी या एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख रहे हैं कि जो किसी भी सिचुएशन में देखेंगे तो किसी भी टाइम पे देखेंगे तो जो टोटल एनर्जी है कैपेसिटर के अंदर या इंडक्टर के अंदर वो कांस्टेंट रहता है। और अगर देखेंगे इंडिविजुअली टाइम पे तो जो इंडक्टर का एनर्जी है या कैपेसिटर का वो वेरी कर रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो इसमें देख लीजिए कि चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है। चार्ज का ऑसिलेशन का जो ग्राफ है ये इस तरह से देख लीजिए, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, ये ब्लैक कलर से है। और करंट के ऑसिलेशन का रेट देख लीजिए कि ये भी ऑसिलेशन का ग्राफ जो साइन के टर्म में होती है या उसका जो फंक्शन साइन का होता है वो ऑसिलेट करता है। एक बार पीक पे जाएगा, फिर जीरो, फिर नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में पीक पे जाएगा, फिर से जीरो, फिर पीक पे। तो उसी तरह से यहाँ पे चार्ज भी ऑसिलेट किया, करंट भी ऑसिलेट कर रहा है और एनर्जी भी ऑसिलेट कर रही है। तो ये टोटल बात को हम लोग देख चुके हैं। तो आज की क्लास में जितना भी इन्फॉर्मेशन था चार्ज ऑसिलेशन एंड ऑसिलेशन के बारे में, तो वो सब बात के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।